स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट न्यूज के बारे में। फर्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग द वेस्ट बंगाल के पर्सपेक्टिव से है। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का एक एडवर्टाइजमेंट है वो पब्लिश हुआ है टेम्पल कंस्ट्रक्शन की रिगार्डिंग में। जिस तरीके से उड़ीसा के वहाँ पे जगन्नाथपुरी का जो टेम्पल है वो सिचुएटेड है, उसी के इक्विवेलेंट वे के अंदर एक टेम्पल है, उसका कंस्ट्रक्शन को कैरी आउट किया गया और नाम उसको दिया गया है जगन्नाथ धाम का। तो स्टूडेंट्स इसी जगन्नाथ धाम टेम्पल का जो प्राण प्रतिष्ठान है, जो इनोग्रेशन है, उसको कैरी आउट किया जाएगा वेस्ट बंगाल का जो चीफ मिनिस्टर हैं उनके द्वारा। हमारे यूपीएससी के एग्जाम के पर्सपेक्टिव से क्या बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स हम जगन्नाथ टेम्पल के रिगार्डिंग में रीड करेंगे कि जगन्नाथ टेम्पल का जो कंस्ट्रक्शन है वो किस डायनेस्टी के रूलर के द्वारा उसका कैरी आउट किया गया। कोई यूनिक फीचर है टेम्पल कंस्ट्रक्शन के रिगार्डिंग में वो भी आपको पता होना चाहिए। यूपीएससी के द्वारा टेम्पल आर्किटेक्चर के पर्सपेक्टिव से क्वेश्चंस जरूर से पूछे जाते हैं। जैसे कि आप देखिए कि 2018 का जो प्रीलिम्स का पेपर था, 2019 के प्रीलिम्स के पेपर के अंदर में क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि कल्याणा मंडपा का जो कॉन्सेप्ट है किस टेम्पल आर्किटेक्चर के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा। तो कल्याणा मंडपा है वो आप देखिए कि विजयनगर स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर है, वहाँ पे उसका प्रेजेंस हुआ करता है, जिसको कि हम डिवाइन मैरिज के रूप से भी कंसीडर किया करते हैं। सेकंड स्टूडेंट्स, इसी एडवर्टाइजमेंट के अंदर चैतन्य महाप्रभु के भी पर्सपेक्टिव से मेंशन किया गया कि जो बंगाल का जो एरिया है चैतन्य महाप्रभु का एरिया है, जहाँ पे उनके द्वारा भक्ति मूवमेंट को प्रमोट किया गया था। अब 21 सेंचुरी के समय में भक्ति का जो वर्क है उसको वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के द्वारा प्रमोट है वो किया गया है। तो आप देखिए कि यूपीएससी के द्वारा 2018 का जो मेंस का पेपर था उसके अंदर में यूपीएससी ने जीएस पेपर 1 के अंदर चैतन्य महाप्रभु का जो कंट्रीब्यूशन है उसके रिगार्डिंग में क्वेश्चन आपसे पूछा था कि चैतन्य महाप्रभु के द्वारा किस तरीके से भक्ति मूवमेंट के अंदर अपना जो कंट्रीब्यूशन है वो कैरी आउट किया गया, उसका एक्सटेंशन किस तरीके से आपको देखने के लिए मिलता है वेस्ट बंगाल के एरिया के अंदर में। तो इस तरीके से भी आपको पता होना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु का जो टाइम पीरियड है उसके बारे में हम रीड करेंगे, क्योंकि यूपीएससी काफ़ी बार कंटेम्प्रेरी बेसिस पे भी सवाल पूछता है कि उस समय में कौन से जो इम्पोर्टेंट जो अदर सेंट है वो हुआ करते थे, क्या वो उनके कंटेम्प्रेरी हुआ करते थे। आपको टाइम पीरियड जरूर से पता होना चाहिए। थर्ड स्टूडेंट्स, आज का जो डे है जब इसका प्राण प्रतिष्ठान है वो कैरी आउट किया जाएगा जगन्नाथ धाम का। तो बेसिकली आज का जो डे है अक्षय तृतीया का डे है, जिसको कि एज ए ऑस्पिशियस डे के रूप से कंसीडर किया करते हैं। तो ऑस्पिशियस डे किस कैलेंडर के अकॉर्डिंग में है, किस तरीके से इम्पोर्टेंट है, किस मंथ के अंदर में है, क्योंकि कैलेंडर से रिलेटेड भी यूपीएससी क्वेश्चंस हैं वो पूछता है। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल अगर अक्षय तृतीया के पर्सपेक्टिव से रीड करें, अक्षय तृतीया आपको जो पंचांग कैलेंडर है जिसको कि हम हिंदू कैलेंडर के रूप से भी कंसीडर किया करते हैं, उसका वैशाख मंथ के अंदर में इस डे को कंसीडर किया जाता है। और आप देखिए कि पंचांग का जो कैलेंडर है वो लूनी सोलार है, वहाँ पे मंथ का जो साइकिल है वो डिपेंड करता है लूनार बेसिस के ऊपर में, और जो ईयरली जो आपको जो कम्प्लीटली साइकिल है वो डिपेंड करता है सोलार का जो साइकिल है उसके ऊपर। तो वैशाख मंथ को आप जरूर से याद रखना, और लूनी सोलार बेसिस के ऊपर ये जो कैलेंडर है वो डिपेंड किया करता है। नेक्स्ट अगर हम चैतन्य महाप्रभु के टाइम पीरियड के बारे में रीड करें तो आप देखिए कि 1486 से लेकर 1534 का वो समय है जब उनका जो टाइम पीरियड है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। क्या गुरु नानक के कंटेम्प्रेरी हुआ करते थे? यस स्टूडेंट, जो गुरु नानक का टाइम पीरियड है वो 1469 से लेकर 1539 का है। तो आप देखिए कि उनके भी ये कंटेम्प्रेरी हैं। 2014 का जो प्रीलिम्स का पेपर है उस समय आप देखिए कि 3 सेंट्स को मेंशन कर दिया गया था यूपीएससी के द्वारा, और क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि इनमें से कौन कौन से जो सेंट हैं वो एक दूसरे के कंटेम्प्रेरी हैं। बाबर के साथ में उनको कंपैरिजन है वो करवाया गया था। थर्ड अगर स्टूडेंट्स हम रीड करें टेम्पल आर्किटेक्चर के बारे में, तो जगन्नाथपुरी का जो टेम्पल है उड़ीसा के वहाँ पे सिचुएटेड है। ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी के एक रूलर हुआ करते थे अनंता वर्मन चोड़ा गंगा देवा, तो उनके द्वारा उस टेम्पल का जो कंस्ट्रक्शन है वो किया गया था। यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। और आप देखिए कि जो इंटरनल कोर एरिया है वहाँ पे अदर जो पर्सनस हैं उनका एंट्री है वो अलाउ नहीं है, जो कि पुरी के वहाँ पे सिचुएटेड है। स्टूडेंट्स उसी ईस्टर्न पार्ट के अंदर में कोणार्क का टेम्पल भी सिचुएटेड है, जिसको कि हम ब्लैक पगोडा के नाम से जानते हैं। और आप देखिए कि जगन्नाथ का जो टेम्पल है जो लॉर्ड विष्णु को डेडिकेटेड है,
जगन्नाथ का जो टेम्पल है, जो आप देखिए कि लॉर्ड विष्णु को डेडिकेटेड है, तो बेसिकली आप देखिए कि इसको हम व्हाइट पगोड़ा के नाम से जाना करते हैं। तो आप देखिए कि व्हाइट पगोड़ा एंड ब्लैक पगोड़ा बोथ उड़ीसा के अंदर ही सिचुएटेड हैं। इस टेम्पल का किसी भी तरीके से जो शैडो है वो आपको ग्राउंड के ऊपर नहीं देखने के लिए मिलेगा। इस तरीके से इसको कंस्ट्रक्ट किया गया है और कलिंगा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है, उसके अंदर आपको इसका कंस्ट्रक्शन है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। स्टूडेंट्स, क्या कोई गंगा डायनेस्टी भी हुआ करता था? आप देखिए कि सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर में, स्पेशली हमारा जो पेनिनसुलर एरिया है, कर्नाटका का एरिया है, वहाँ पे आपको गंगा डायनेस्टी है वो भी आपको देखने के लिए मिलेगा। आप देखिए कि उस गंगा डायनेस्टी के जो रिलेशन है वो गुप्ताज के साथ में हुआ करते थे, जो गुप्ता रूलर्स हैं उनके साथ में। और यहाँ पे जो ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी का जो प्रेजेंस है वो 11th एंड 12th सेंचुरी के समय है, जब उनके एक रूलर हैं अंतावर्मन चौड़ा गंगा, जिनके द्वारा इस टेम्पल का जो कंस्ट्रक्शन है वो किया गया। हमारे कंट्री के जो 4 इंपॉर्टेंट प्लेसेज हैं जिनको कि हम 4 धाम के नाम से जाना करते हैं, तो आप देखिए कि द्वारका का जो एरिया है वो गुजरात के वहाँ पे सिचुएटेड है। द्वारका के अलावा आप देखिए कि सदर्न पार्ट के अंदर में आपको रामेश्वरम देखने के लिए मिलेगा। ईस्टर्न पार्ट के अंदर में आपको जो पुरी का एरिया है, जिसको कि हम जगन्नाथ का टेम्पल भी वहीं पे ही सिचुएटेड है, और नॉर्दर्न पार्ट के अंदर में स्टूडेंट्स बद्रीनाथ है। ये 4 इंपॉर्टेंट प्लेसेज हैं जिनको कि 4 धाम यात्रा के अंदर कंसीडर किया करते हैं। ये तो कंट्री बेसिस पे हुआ 4 धाम यात्रा। उत्तराखंड के अंदर भी आप देखिए कि 4 इंपॉर्टेंट प्लेसेज के रिगार्डिंग में एक 4 धाम यात्रा है वो हुआ करती है। वो 4 धाम कौन कौन से हैं? उसमें आप देखिए कि बद्रीनाथ है, केदारनाथ है, यमुनोत्री है और गंगोत्री है। तो उसको भी हम काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं जब भी वो न्यूज़पेपर के अंदर मेंशन हुआ करता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट न्यूज़ के बारे में था, जो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का जो एडवर्टाइजमेंट है उसके बारे में। दिघा नाम का जो टाउन एरिया है वहाँ पे जगन्नाथ धाम का जो कंस्ट्रक्शन है वो किया गया है। नेक्स्ट आप देखिए कि यूएन के जो चीफ है उनके द्वारा इंडियन गवर्नमेंट एंड पाकिस्तान का जो गवर्नमेंट है उनसे कहा गया है कि आप एक दूसरे के साथ में जो डायलॉग प्रोसेस है उसको कैरी आउट कीजिए, किसी भी तरीके से यहाँ पे जो कन्फ्लिक्ट है उसको ना यहाँ पे इंक्रीज कीजिए। तो पीस प्रोसेस के बारे में मेंशन है। तो स्टूडेंट्स, आप देखिए कि इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा कभी भी किसी कंट्री के ऊपर जो अटैक है वो नहीं किया गया। हमारा जो अगर इमरजेंसी को इम्पोज हुआ है हमारे कंट्री के अंदर में, तो आप देखिए कि कभी भी जो यहाँ पे किसी अदर कंट्री के ऊपर अटैक के बेसिस पे जो आपको इमरजेंसी का जो इम्पोज है वो आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा। वॉर के समय नहीं हुआ है हमारे यहाँ पे इमरजेंसी का जो इम्पोजिशन है। हमेशा कोई भी एक्सटर्नल एग्रेशन है तो उस समय में उसको इम्पोज किया गया है। या आप देखिए कि एक बार आर्टिकल 352 के अंदर ही एक डिफरेंट प्रोविजन हुआ करता था, बाद में उसको रिमूव करते हुए उसको चेंज है वो किया गया। तो आर्टिकल 352 के अंदर वो कौन से ग्राउंड्स हैं जिसके बेसिस पे इमरजेंसी है उसको इम्पोज किया जाता है, स्पेशली जो नेशनल इमरजेंसी है। फर्स्ट ग्राउंड है स्टूडेंट्स वॉर का ग्राउंड है। वॉर के बेसिस पे इंडिया के द्वारा कभी भी इमरजेंसी को इम्पोज नहीं किया गया। फिर आप देखिए कि किसी अदर कंट्रीज के द्वारा एक्सटर्नल एग्रेशन को कैरी आउट किया गया है, तो एक्सटर्नल एग्रेशन के बेसिस पे हमारे यहाँ पे इमरजेंसी है वो इम्पोज हुआ है, क्योंकि हमारे नाइबर कंट्री के द्वारा हमेशा क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है। हमेशा आप देखिए कि हमारा जो टेरिटोरियल एरिया है उसके अंदर एनक्रोचमेंट करने का जो कोशिश है वो किया गया था। तो स्टूडेंट्स, इंटरनल डिस्टर्बेंस एक वर्ड है वो हुआ करता था, जिसको कि 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू अमेंड करते हुए चेंज कर दिया गया आर्म्ड रिबेलियन के रूप से। तो यूएन के चीफ के द्वारा कहा गया, यूएन का मेंशन है वो काफ़ी बार हुआ है। यूएन के जो 6 प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में भी आपको जानकारी होना चाहिए। 6 प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन से हैं? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है। जनरल असेंबली के अंदर यूएन के जो सभी मेंबर कंट्रीज हैं वो इसके पार्ट हुआ करते हैं। सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर में आप देखिए कि 5 कंट्रीज तो परमानेंट बेसिस पे हैं जिनको वीटो पावर दिया गया है। 10 कंट्रीज नॉन परमानेंट मेंबर के रूप से ऐड हुआ करते हैं। 2 ईयर का उनका जो टेन्योर है वो हुआ करता है। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है। इसके अलावा ट्रस्टशिप काउंसिल है जिसका प्रेजेंट समय के अंदर सस्पेंशन है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है जो न्यूयॉर्क के अंदर में सिचुएटेड नहीं है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो कि न्यूयॉर्क के अंदर में सिचुएटेड नहीं है। और इसके अलावा स्टूडेंट्स यूएन का सेक्रेटरीट है। तो आप देखिए कि 6 प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन को एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। यूनाइटेड नेशन का जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ट्रस्टशिप काउंसिल है। ट्रस्टशिप काउंसिल प्रेजेंट समय के अंदर सस्पेंडेड है, एग्जिस्टेंस में नहीं है। इसके अलावा आप देखिए कि यहाँ पे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है और वो यूएन का सेक्रेटरीट है।
तो ये तो हुआ बेसिकली यूएन के बारे में। यूएन का डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? 24 अक्टूबर का वो डे है जिसको कि यूएन डे के रूप से हम ऑब्जर्व किया करते हैं। यूएन का आप देखिए कि प्रेजेंट समय में जो कॉन्फ्लिक्ट्स को देखते हुए रिलेवेंस है समहाउ जो डिक्लाइन हुआ है, इसका किसी भी तरीके से जो नेगोशिएशन है, कंट्रीज का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको रिजोल्व करने के रिगार्डिंग में रोल भी आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा। तो प्रेजेंट समय में रिलेवेंस के रिगार्डिंग में जो क्वेश्चंस हैं वो ज़रूर से रेज होते हैं। नेक्स्ट आप देखिए कि हमारे जो पीएम सर हैं उनके द्वारा हमारे डिफेंस फोर्सेज का जो ऑपरेशनल वर्क है उसके बारे में कहा गया कि हमारे डिफेंस फोर्सेज को फ्री हैंड उनके द्वारा प्रोवाइड किया गया है। जिन भी लोगों के द्वारा अटैक किया गया उनके अगेंस्ट में एक्शंस हैं उनके द्वारा कैरी आउट है वो किया जाए। तो सिक्योरिटी फोर्सेज को तो आप देखिए कि हमेशा ही जो फ्री हैंड है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। हो सकता है कि हमारा जो नाइबर कंट्री का जो बाउंड्री एरिया है उसको क्रॉस करने का जो परमिशन है अर्लियर फेज के अंदर में एक लिमिटेड टाइम पीरियड के रिगार्डिंग में आपको देखने के लिए मिला था, जब भी सर्जिकल स्ट्राइक्स है वो कैरी आउट हुआ करते थे। इसके अलावा इंटरनल एरिया के अंदर में तो कम्प्लीटली जो वर्किंग एरिया है उसके अंदर में फ्री हैंड है वो आपको देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स हमारे जो सिक्योरिटी एरिया के अंदर में जो एनएसए हैं, जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, उनको एडवाइस करने के रिगार्डिंग में जो बोर्ड हुआ करता है उसको भी रिकॉन्स्टिट्यूट है वो किया गया है। अदर मेंबर्स हैं वो उसके अंदर में ऐड करते हैं जो एनएसए को एडवाइस करते हैं सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से। इसके अलावा हमारे जो सीडीएस हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, उनका भी प्रेजेंस था पीएम सर का जो मीटिंग है उसके अंदर में। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ आप देखिए कि कारगिल के बाद में इसको कॉन्स्टिट्यूट करने के बारे में कहा गया था कारगिल रिव्यू कमेटी के द्वारा कि किसी भी तरीके से जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, जो 3 विंग्स हैं हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज का, उसके रिगार्डिंग में या इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, तो उनका जो एडवाइस है उसके रिगार्डिंग में जो मिसकंसेप्शन ना हो, कोई आप देखिए कि जो कोऑर्डिनेशन है उसके रूप से जो एडवाइस है वो प्रोवाइड किया जाए। तो सिंगल पॉइंट एडवाइजर के रूप से सीडीएस के अपॉइंटमेंट के बारे में कहा गया था, जो कि एक के सुब्रमण्यम कमेटी जो कॉन्स्टिट्यूट हुआ था जिसको कि कारगिल रिव्यू कमेटी के नाम से भी हम जानते हैं। तो ये सीडीएस के बारे में हुआ। नेक्स्ट आप देखिए कि पेगासस नाम का जो सॉफ्टवेयर है जिनके द्वारा काफ़ी बार एलिगेशंस होते हैं कि जो पॉलिटिकल पर्सन्स के एलिगेशन है कि उनका इंफॉर्मेशन है वो शेयर हुआ करता है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर में उनका पेटिशन है वो फाइल हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश्चन है वो यहाँ पे पूछा है, अगर पेगासस का यूज नेशनल सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से यूज हुआ करता है तो उसके अंदर में क्या रॉन्ग है। हमारे यूपीएससी के एग्जाम के रिगार्डिंग में क्या इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे होना चाहिए? इन्फॉर्मेशन आपको होना चाहिए स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइवेसी के बारे में कि आर्टिकल 21 के अंदर में जो प्राइवेसी है उसको कंसिडर किया गया है एज ए फंडामेंटल राइट के.एस. पुट्टास्वामी केस के थ्रू, के.एस. पुट्टास्वामी केस के थ्रू। नेक्स्ट आप देखिए कि पेगासस जो सॉफ्टवेयर है वो किसके द्वारा कंस्ट्रक्ट किया जाता है, किसके द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है। इस सॉफ्टवेयर का जो मैन्युफैक्चरिंग है वो हुआ करता है एनएसओ नाम का एक कंपनी है इजराइल के वहाँ पे बेस। तो ये काफ़ी बार जो अदर एग्जाम्स आप देते हो अगर बैकअप के अंदर में, तो वहाँ पे सवाल पूछ लिया जाता है किसके द्वारा इसका मैन्युफैक्चरिंग है, एनएसओ के द्वारा है। और ये स्पाईवेयर के रूप से यूज होता है, स्पेशली आप देखिए कि जो एनक्रिप्टेड चैट्स हैं उनके रिगार्डिंग में। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट अगर हम रीड करें तो एडिटोरियल के पर्सपेक्टिव से है, वेस्ट मैनेजमेंट को कंट्रोल करने के बारे में यहाँ पे जो डिस्कस है वो किया गया है। आप देखिए कि इंडिया वन ऑफ द बिगेस्ट पोल्यूटर है प्लास्टिक के सेक्शन के अंदर में। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स ओवरऑल एनुअल बेसिस के ऊपर में 9.3 मिलियन टन का जो प्लास्टिक वेस्ट है वो पोल्यूट किया जाता है इंडिया के द्वारा। तो हमारे कंट्री का जो आप देखिए कि पोल्यूशन लेवल ईयर बाय ईयर इंक्रीज हुआ है, क्योंकि आप देखिए कि पर कैपिटा जो पर्सन्स का प्रेजेंस भी ज़्यादा होना और वेस्ट का प्रॉपर वे के अंदर मैनेजमेंट है वो ना होना। वेस्ट का प्रॉपर वे के अंदर मैनेजमेंट ना होना, आप देखिए कि ओपन बर्निंग का जो सिचुएशन है, वेस्ट को ओपन वे के अंदर में बर्न किया जाता है, ये आपको हमारे कंट्री के अंदर में ये प्रैक्टिस है वो देखने के लिए मिलेगा। ओपन बर्निंग के अलावा आप देखिए कि जो डंपिंग साइट्स हैं उनका भी एरिया ईयर बाय ईयर इंक्रीज हुआ है। डंपिंग जो साइट्स हैं उनका एरिया ईयर बाय ईयर इंक्रीज हुआ है। इसके अंदर में स्पेशली अगर आप दिल्ली या किसी भी कैपिटल या आप देखिए कि किसी भी स्टेट का कैपिटल देख लीजिए या कोई स्मॉल टाउन को आप कंसीडर कीजिए, वहाँ पे भी आप देखिए कि वेस्ट मैनेजमेंट का जो साइट होगा, जो डंपिंग साइट होगा, वो ईयर के बेसिस पे उसका एरिया है वो इंक्रीज ही हुआ है। हमारे यहाँ पे पर कैपिटा बेसिस के ऊपर में आप देखिए कि अर्लियर फेज के अंदर में 0.12 है वो हुआ करता था, जो वर्ल्ड का एक क्राइटेरिया है कि 0.12 kg के आसपास पर कैपिटा पर्सन है वो वेस्ट को जनरेट करता है डेली बेसिस के ऊपर में।
हमारे कंट्री के अंदर में ये जो स्टडी है वो रिवील करता है कि 0.54 kg पर पर्सन के द्वारा जो वेस्ट है उसको यहाँ पे जनरेट है वो किया जाता है। इवन हमारा जो माउंटेनियस रीजन है, जो हमारे हिमालयाज का जो रीजन है, वहाँ पे भी आप देखिए कि चोकिंग सिचुएशन के अंदर में है, प्लास्टिक का वेस्ट है। काफ़ी सारे जो टूरिस्ट हैं वो विजिट करते हैं हिमालयन सिस्टम के अंदर में, और वहाँ उनके द्वारा उसी एरिया के अंदर में वेस्ट है उसको वहाँ पे ही डंप किया जाता है। तो ये भी आप देखिए कि हिमालयन जो स्टेट्स हैं वहाँ पे भी एक कंसर्न है वो ये कंटिन्यूस रेज हुआ है। एक इम्पोर्टेंट, काफ़ी सारे ऐसे इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी हैं, एनजीओ हैं जिनके द्वारा वर्क को भी कैरी आउट किया जाता है कि उन एरिया से रिलेटेड डेट जो वेस्ट है उसको वो एक्सट्रैक्ट कर सकें या वेस्ट को वहाँ पे कलेक्ट कर सकें। शायद उन पर्सन का जो नेम है वो प्रदीप सागवान है। नेम आप गूगल करना स्टूडेंट्स, अभी मुझे याद नहीं है प्रॉपर वे के अंदर वो नेम। प्रदीप सागवान है या प्रवीण सागवान है, जिनके द्वारा गुरुग्राम के अंदर भी, जिनके द्वारा हिमालयन स्टेट्स के वहाँ पे भी जो वेस्ट का जो कलेक्शन है, जो टूरिस्ट के द्वारा वेस्ट को वहाँ पे डंप कर दिया जाता है, उसके कलेक्शन के रिगार्डिंग में काफ़ी कुछ वर्क को किया गया है, जिससे कि हमारे हिमालयन स्टेट्स, हमारे माउंटेन एरियाज, उनको वहाँ पे क्लीन है वो रखा जा सके। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके का सिचुएशन है। क्या हमें कैरी आउट करने का ज़रूरत है? क्या जुडिशियल रेमेडी यहाँ पे एक पावरफुल, यहाँ पे एक सॉल्यूशन है वेस्ट मैनेजमेंट को कंट्रोल करने के रिगार्डिंग में? तो आप देखिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल वेस्ट का जो कलेक्शन है उसके रिगार्डिंग में प्रॉपर वे के अंदर उनका इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। जैसे कि इंदौर के वहाँ पे है ड्राई एंड, आप देखिए कि वेट जो वेस्ट है उसको यहाँ पे डिफरेंशिएट है वो ओरिजिन बेसिस के ऊपर ही किया जाता है। इंदौर के अंदर में काफ़ी अच्छा प्रैक्टिस है। तो स्टूडेंट्स, वेस्ट का जो कलेक्शन एरिया है वहीं पे ही इसका जो प्रॉपर वे के अंदर सेग्रीगेशन हो, वेस्ट कलेक्शन के रिगार्डिंग में जो वर्क है वो भी प्रॉपर वे के अंदर इम्प्लीमेंट हो, स्पेशली रूरल एरिया को भी यहाँ पे कंसीडर है वो किया जाए। इसके अलावा स्टूडेंट्स, वेस्ट के रिगार्डिंग में 2016 के जो रूल्स हैं उनका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन के बारे में कहा गया। जो एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रेस्पॉन्सिबिलिटी है, यूपीएससी ने इसी के बारे में सवाल पूछा था, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रेस्पॉन्सिबिलिटी किस हमारे जो रूल्स हैं उसका ये पार्ट है। तो आप देखिए कि एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रेस्पॉन्सिबिलिटी को भी इम्प्लीमेंट करने का ज़रूरत है। रूरल एरिया के अंदर में इम्प्लीमेंटेशन हो, सुप्रीम कोर्ट का जो ऑब्जर्वेशन है वेस्ट कलेक्शन के रिगार्डिंग में, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, आप देखिए कि कोई रेगुलेटरी ऑब्लिगेशन नहीं है, बट एक कॉन्स्टिट्यूशनल भी ऑब्लिगेशन है कि उसको इम्प्लीमेंट है वो किया जाए। तो जुडिशियल रेमेडी के बारे में यहाँ पे डिस्कशन है, सुप्रीम कोर्ट का जो ऑब्जर्वेशन है उसके बारे में डिस्कशन है। तो ये कम्प्लीटली हमने वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में रीड किया। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि हमारे यहाँ पे काफ़ी सारी स्कीम, काफ़ी सारे जो लॉज का प्रेजेंस होने के बाद में भी उनका प्रॉपर वे के अंदर इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं हुआ पड़ता है? क्या हमारे जो सिविल सर्वेंट्स हैं, जो जुडिशियल, जो हमारे ऑफिशियल्स हैं ग्रास रूट लेवल के ऊपर में, क्या उनके द्वारा वेस्ट को इस तरीके से जो प्रॉपर वे के अंदर लॉज को इम्प्लीमेंट है वो नहीं किया जाता है? तो ये भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है रोल ऑफ सिविल सर्विस के पर्सपेक्टिव से जीएस पेपर सेकंड के अंदर में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट, ट्री कवर के बारे में डिस्कशन है। आप देखिए कि ट्री जो है उसको एक नेचुरल कार्बन सिंक के रूप से भी कंसिडर किया जाता है। काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं ट्रीज के, तो जिनका कि आप देखिए कि प्रेजेंस है, चाहे अर्बन एरिया हो चाहे रूरल एरिया हो। रूरल एरिया के अंदर भी आप देखिए कि जो एग्रीकल्चर फील्ड हुआ करता था, जिसके अंदर में पहले आपको काफ़ी ट्री देखने के लिए मिलेंगे 10-20 ईयर्स बिफोर। अब प्रेजेंट समय में हमारे जो प्लेन्स के एरिया हैं, स्पेशली जो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ प्लेन्स है, वहाँ तो आप देखिए कि ट्रीज का जो प्रेजेंस है एग्रीकल्चर फील्ड्स के अंदर में वो काफ़ी कम हुआ है, काफ़ी कम उनका प्रेजेंस है प्रेजेंट समय के अंदर में। तो स्टूडेंट, ट्रीज के बारे में यहाँ पे कहा गया कि जो कार्बन चेंज का जो सिचुएशन है, कार्बन चेंज है, क्लाइमेट चेंज है वो इंक्रीज हुआ है, उसका इम्पैक्ट देखने के लिए मिलता है। क्लाइमेट चेंज इंक्रीज हुआ है तो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन है वो इम्पोर्टेंट है इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी के रिगार्डिंग में। और ट्री से आप देखिए कि बेटर आपको जो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन के रिगार्डिंग में जो आपको एक टूल है वो नहीं देखने के लिए मिलेगा। हमारे कंट्री के अंदर में प्रेजेंट समय के अंदर जो फॉरेस्ट कवर है, ट्री का जो कवरेज है वो 25.17 है, 25.17 है। 1988 का हमारा जो फॉरेस्ट पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग में 33% जो एरिया है वो वहाँ पे फॉरेस्ट का जो कवरेज है, ट्री का जो कवरेज है वो होना चाहिए। नेचुरल कार्बन सिंक हैं, गवर्नमेंट के द्वारा ग्रीन इंडिया मिशन है उसको लॉन्च किया गया नेशनल एक्शन प्लान फॉर द क्लाइमेट चेंज के अंडर में।
2016 के अंदर में एग्रीकल्चर के जो एरिया हैं वहाँ पे भी एग्रो फॉरेस्ट्री है उसको डेवलप करने का जो पॉलिसी है वो लाया गया था 2014 के समय में। तो क्रूशियल है ट्री कवर को इंक्रीज किया जाए रूरल एरिया के अंदर भी और अर्बन एरिया के अंदर भी इसको कवरेज करने का ज़रूरत है, जिससे कि हम यहाँ पे हीट का जो सिचुएशन है उसको टैकल कर सकें। नेक्स्ट आप देखिए कि हमारा जो बेंगलोर का जो सिटी है उसके अंदर में आपको काफ़ी अच्छे जो ट्री कवरेज है वो देखने के लिए मिलेगा। सिटी के अंदर में अगर आप ऑब्जर्व करते हो काफ़ी सारी ऐसी सिटीज़ हैं जो डेवलप हुई हैं, प्रेजेंट समय में डेवलप हुई हैं, बट वहाँ पे जो ट्री का जो कवरेज है वो नहीं है बेटर सिचुएशन में। नेक्स्ट आप देखिए कि मैंगो प्रोडक्शन के बारे में है। मैंगो आप देखिए कि उसका प्रोडक्शन हमारे कंट्री के अंदर में काफ़ी अच्छे अमाउंट के अंदर में आपको देखने के लिए मिलता है, बट टेम्परेचर जो इंक्रीज होता है वो तो इम्पैक्ट करता है हर एक प्रोडक्शन को, हर एक क्रॉप को आप देखिए कि इम्पैक्ट करता है। इवन स्टूडेंट्स हम काफ़ी बार मिल्क के पर्सपेक्टिव से रीड किया करते हैं। आप ऑब्जर्व करना कि जैसे ही समर का समय आएगा जो डेयरी का जो यहाँ पे कंपनीज हुआ करती हैं उनके द्वारा जो मिल्क का जो प्राइस है उसको इंक्रीज है वो किया जाता है। इंक्रीज क्यों किया जाता है स्टूडेंट्स? एक तो आप देखिए कि मिल्क का जो प्रोडक्शन है वो डिक्लाइन होता है टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से, तो कम अमाउंट के अंदर में है तो उसका जो रेट्स हैं वो इंक्रीज होंगे। तो इसी तरीके से मैंगो प्रोडक्शन के बारे में कहा गया है कि क्लाइमेट चेंज होने की वजह से हार्वेस्ट भी डिक्लाइन हुआ है। अर्ली फेज के अंदर में आपको जो फ्लोवरिंग है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा जो पिकल का जो पिकल जो बनाया जाता है मैंगो से उसका भी जो ड्यूरेशन है वो कम हुआ है, 1 ईयर बेसिस पे नहीं रहा करता है, ख़राब होता है। और स्टूडेंट्स फ्लावरिंग के अलावा यहाँ पे जो ओवरऑल जो प्रोडक्शन है उसके भी डिक्लाइन के बारे में कहा गया। अर्ली इनका प्रेजेंस हुआ है मार्केट के अंदर में, अर्ली जो राइपनिंग है वो यहाँ पे देखने के लिए मिला है। जो प्री मानसून है उसको हम काफ़ी बार रीड करते हैं कि जिनको डेट मैंगो सावर के रूप से भी बोला करते हैं। मैंगो सावर इसी वजह से बोलते हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज होने से जो फ्रूट है वो राइपनिंग सिचुएशन के अंदर होता है, और जो प्री मानसून के जो सावर्स हैं इनको राइपनिंग है वो बेटर वे के अंदर प्रोवाइड करते हैं, टेस्ट को डेवलप करने के अंदर हेल्प है वो प्रोवाइड करते हैं। आईएमडी के सर्वे का यहाँ पे बताता है कि एवरेज का जो लैंड का जो टेम्परेचर है, एवरेज लैंड टेम्परेचर है, आईएमडी का सर्वे बताता है कि वो इंक्रीज हुआ है। और स्टूडेंट्स हमारा जो 2025 है वन ऑफ द वार्मेस्ट ईयर के रूप से उसको कंसिडर है वो किया गया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पे मैंगोज कहाँ कहाँ पे हुआ करते हैं, तो हर एक पार्ट के अंदर में है। वेस्ट बंगाल एरिया के अंदर डिफरेंट हैं, सदर्न पार्ट के अंदर में डिफरेंट हैं, पेनिनसुलर इंडिया के अंदर डिफरेंट है, गुजरात के वहाँ पे केसर है, फिर आप देखिए अल्फांजो है, कहीं पे लंगड़ा नाम का जो मैंगो है वो हुआ करता है स्पेशली उत्तर प्रदेश के अंदर में। नेक्स्ट आप देखिए कि संजीव भट्ट नाम के एक पर्सन है जो कि इंडियन पुलिस सर्विस के ही ऑफिशियल हैं। उनको बेसिकली डेट एक कस्टोडियल डेथ के रिगार्डिंग में जो सेंटेंस है वो दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के, वहाँ पे उनका पेटिशन है कि उनको बेल प्रोवाइड किया जाए। अभी उनको जो बेल है वो नहीं प्रोवाइड किया गया है। स्टूडेंट्स आपको कस्टोडियल डेथ के बारे में पता होना चाहिए। काफ़ी बार हमारे जो पुलिस ऑफिशियल्स हैं उनके द्वारा अर्लियर फेज ऑफ उनके करियर के दौरान में, या आप देखिए कि किसी भी हीटेड आर्ग्यूमेंट के दौरान में उनके द्वारा जो प्रिजनर है उनको एज ए ह्यूमन बीइंग ना ट्रीट करते हुए उसको इस तरीके से पनिश किया जाएगा, इन ह्यूमन वे के अंदर में उनका ट्रीटमेंट है वो देखने के लिए मिलेगा। उसकी वजह से आप देखिए कि उनका जो कभी कभी जो डेथ के जो न्यूज़ हैं वो भी सामने आती हैं कस्टडी के अंदर में। इंडिया के द्वारा यूनाइटेड नेशन का जो कन्वेंशन है, कन्वेंशन अगेंस्ट द टॉर्चर, उसको भी रेटिफाई है वो नहीं किया गया है। डी के बासु केस है हमारी कंट्री के अंदर में। डी के बासु केस बेसिकली यहाँ पे बताता है कि कस्टोडियल टॉर्चर है वो नहीं होना चाहिए। कोई पर्सन अगर प्रिजनर है तो उसको भी बेटर वे के अंदर में जो राइट्स हैं वो यहाँ पे प्रोवाइड किया जाए, उसको भी बेटर ह्यूमन बीइंग के रूप से जो ट्रीट है वो किया जाए। कनाडा के वहाँ पे इलेक्शंस हुए थे और इलेक्शन के अंदर में आप देखिए कि न्यू पर्सन है वो पावर के अंदर में आए हैं, तो इंडियन जो पीएम है उनके द्वारा उनको कॉन्ग्रेचुलेट किया गया, ग्रीट किया गया है। इंडिया और कनाडा के रिलेशंस के बारे में आपको पता होना चाहिए कि आप देखिए कि हमारा जब कॉन्स्टिट्यूशन भी यहाँ पे फ्रेम होता है तो उस समय में काफ़ी सारे ऐसे फीचर्स हैं जो हमने कनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं। हमारे इंडियंस का प्रेजेंस भी आपको देखने के लिए मिलेगा कनाडा के। वहाँ पे आप देखिए कि पंजाबी जो लैंग्वेज है वो आई थिंक 3rd या 4th लैंग्वेज वहाँ पे कंसीडर किया जाता है। पॉपुलेशन भी काफ़ी अच्छा है। अर्लियर गवर्नमेंट के अंदर में तो जो मिनिस्ट्री के जो पोर्टफोलियो हैं वो भी इंडियन ओरिजिन के जो पर्सन हैं उनके द्वारा काफ़ी सारे जो पोस्ट हैं उनको होल्ड किया गया था। अब आप देखिए कि इंडिया और कनाडा के रिलेशंस डिक्लाइन कैसे होते हैं। जो अर्लियर गवर्नमेंट के द्वारा एलिगेशंस लगाए गए कि इंडिया के द्वारा वहाँ पे एक जो
इंटरवेन है वो किया गया है उनके इंटरनल अफेयर्स के अंदर में, वहाँ पे कोई किलिंग के रिगार्डिंग में वो एलिगेशंस थे। वैनकूवर का जो रीजन है, ब्रिटिश कोलंबिया का जो रीजन है, वहाँ पे यूएस का एरिया भी आप देखिए उसके साथ में अपना जो एरिया है वो शेयर करता है। जब हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को आप रीड करोगे तो यूनाइटेड इंडियन हाउस के बारे में आप रीड करोगे, आप देखिए कि उस एरिया के अंदर में डेट गदर पार्टी का प्रेजेंस वो भी हुआ करता था। सैन फ्रांसिस्को है, सीटल का एरिया है, वैनकूवर का एरिया है। वैनकूवर के अंदर में तो आप देखिए कि वहाँ पे एक इंडियन ओरिजिन के लोगों का एक जहाज जो शिप है वो जाता है, वहाँ के लोगों के द्वारा उनको एंट्री है वो नहीं प्रोवाइड किया जाता है उस जहाज को। तो बेसिकली उस इंसिडेंट के बारे में, जिसको कि आप देखिए कि कोमगाता मारू इंसिडेंट के नाम से जाना करते हैं। गदर पार्टी का मूवमेंट होता है, जो लाला हरदयार, करतार सिंह सरावा, सोहन सिंह भाकना नाम की जो पर्सनैलिटी हैं उनका उसके अंदर में इंगेजमेंट है वो हुआ करता था। कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमिंग के बारे में जब हम रीड करते हैं, और आप देखिए कि वैनकूवर आइलैंड के वैनकूवर का जो नियर बाई एरिया है वहाँ पे आपको क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड्स हैं उन सब का भी प्रेजेंस देखने के लिए मिलेगा। जब आप ज्योग्राफी के अंदर ज्योग्राफिकल लोकेशन को रीड करोगे तो उसके अंदर में आप वहाँ पे रीड करते हो उन आइलैंड्स के प्रेजेंस का, जहाँ पे वुडन जो इंडस्ट्री है जिसको कि हम आप देखिए कि लुम्बेरिंग इंडस्ट्री के नाम से जानते हैं, उसका काफ़ी अच्छा वर्क है वो हुआ करता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में जो सेंटर के द्वारा गवर्नर का अपॉइंटमेंट है, मोर पावर सेंटर को है, ये सब जो फीचर्स हैं वो हमने कनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से ही लिए हैं। कनाडा के जो पॉलिटिकल लीडर के एलिगेशन के बाद में आप देखिए कि 5 आई अलायंस है, 5 आई अलायंस है वो एग्जिस्टेंस में आता है। 5 आई अलायंस के अंदर में 5 कंट्री उसके मेंबर हैं। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, यूनाइटेड किंगडम है, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड है। न्यूजीलैंड के पॉलिटिकल लीडर रिसेंटली इंडिया के विजिट के लिए आए थे। और फिर आप देखिए इसके अंदर कनाडा भी इसका पार्ट है। हम आर्कटिक काउंसिल के बारे में रीड करते हैं तो आर्कटिक काउंसिल का भी जो कनाडा है वो पार्ट है। बेसिकली आप देखिए कि फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क और स्वीडन, फिर आपको कनाडा, यूएस एंड रसिया है, वो 3 कंट्रीज अदर देखने के लिए मिलेंगे। तो टोटल 8 कंट्रीज हैं जो कि कनाडा भी उसका पार्ट है आर्कटिक काउंसिल का। तो हो समय के साथ में इंडिया और कनाडा के जो रिलेशंस है वो इम्प्रूव करेंगे। स्टूडेंट्स, पीएम सर के द्वारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी को जो बेसिकली एंडोर्स है वो किया गया है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी की वजह से कंट्री का जो एजुकेशन सिस्टम है उसके अंदर में चेंजेज हैं वो आए हैं। तो यहाँ पे आप देखिए कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के कुछ इनिशिएटिव, जैसे नेशनल करिकुलम जो फ्रेमवर्क है, पीएम ई विद्या का जो कॉन्सेप्ट है, दीक्षा स्कीम है, वन नेशन वन डिजिटल एजुकेशन जो इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करना है, उन सभी के बारे में इनके द्वारा मेंशन है वो किया गया है। स्टूडेंट्स, स्टार्टअप्स को जो सपोर्ट के बारे में एक स्टडी के अंदर बताया गया कि सपोर्ट सिस्टम है वो नहीं है। स्टार्टअप के जो इनिशिएटिव है, टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स, स्पेशली डीप टेक के जो स्टार्टअप्स हैं उनके बारे में, तो उसका मेंशन है, बताया गया है कि जिस तरीके से सपोर्ट का ज़रूरत है वो नहीं प्रोवाइड यहाँ पे किया गया। हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहेंगे उनके बारे में यहाँ पे मेंशन है। प्रेसिडेंट के द्वारा उनको अलाउ किया गया है उनका अपॉइंटमेंट यहाँ पे। तो आप देखिए कि जो सीजीआई होते हैं, जो प्रेजेंट समय के अंदर पोस्ट को सर्व किया करते हैं, उनके द्वारा अपने सक्सेसर को चूज किया जाता है। और अगर गवर्नमेंट को किसी तरीके का ऑब्जेक्शन नहीं है तो गवर्नमेंट उनको, आप देखिए उनका अपॉइंटमेंट है उनको यहाँ पे अलाउ है वो करती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से है। वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से बेसिकली जो ऑटो पार्ट्स का जो मैन्युफैक्चरिंग है के रिगार्डिंग में जो ऑटो पार्ट्स हैं उसका जो टैरिफ है वो रिड्यूस किया है यूएस के पॉलिटिकल लीडर के द्वारा। उसके टैरिफ को रिड्यूस इस वजह से किया गया कि वहाँ का जो डोमेस्टिक ऑटो पार्ट्स का जो इंडस्ट्री है उसको बूस्ट किया जा सके। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे स्वीडिश के जो स्टॉकहोम के बारे में है। आप देखिए कि कल ही हमने स्टॉकहोम बेस्ड जो डिफेंस का एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है जिसको कि हम सिप्री के नाम से जानते हैं, तो उसके बारे में रीड किया था। अभी वहाँ पे किलिंग हुआ है। तो काफ़ी वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर में इस तरीके का जो इंसिडेंट देखने के लिए मिलता है कि कोई पर्सन है, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, प्रॉपर वे के अंदर में कनेक्टिविटी नहीं है, आइसोलेटेड है या अलोन सिचुएशन के अंदर में है, उनके द्वारा वेपन को यूज करते हुए अदर पर्सनस के ऊपर अटैक है वो कर दिया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, चाइना के पर्सपेक्टिव से है। वहाँ पे भी फायर इंसिडेंट के बारे में बताया गया, एग्जाम के पर्पज से नहीं इम्पोर्टेंट है। और स्टूडेंट, सीरिया के अंदर में सेक्टेरियन जो कन्फ्लिक्ट है वो देखने के लिए मिला है। सीरिया के अंदर में सेक्टेरियन कन्फ्लिक्ट है वो हुआ है। अभी वहाँ पे एचटीएस के द्वारा पावर को टेक ओवर किया गया था। अर्लियर जो पॉलिटिकल लीडर हैं वो रसिया के लिए चले गए हैं। रसिया और ईरान के द्वारा आप देखिए कि अर्लियर पॉलिटिकल लीडर्स को सपोर्ट वहाँ पे प्रोवाइड हुआ करता था।
अब सीरिया के बारे में जब भी हम रीड करते हैं, गोलान हाइट्स आपको पता होना चाहिए, जो इजराइल के द्वारा अनेक्स किया गया है। सीरिया का जो पार्ट है वो आप देखिए कि मेडिटेरियन सी के अंदर भी शेयर हुआ करता है, जिसको कि हम लेवेंट रीजन के नाम से जानते हैं। और स्टूडेंट्स नेक्स्ट अगर हम बात करें, जो यूएस के प्रेसिडेंट के द्वारा हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के अंदर में जो फंडिंग को अलाउ रिड्यूस किया गया था वहाँ पे प्रोटेस्ट की वजह से, तो उसके बारे में मेंशन है, एक स्टडी के थ्रू उसको मेंशन किया गया कि डिस्क्रिमिनेटरी वो अप्रोच था, एग्जाम के पर्पज से नहीं इम्पोर्टेंट है। कनाडा के बारे में है, कनेडियन पॉलिटिकल लीडर के द्वारा कहा गया कि हम फॉरेन पावर्स का इंटरवेंशन होने वाला था हमारे कंट्री के अंदर में, इस तरीके से हमने यूएस के ऊपर वो एलिगेशंस उनके द्वारा लगाए गए हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिले उसको नोट डाउन कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।